So, good evening, everyone. Let's start with your remaining part of this chapter बोल दो या तुम्हारे इकोनॉमिक्स की बुक बोल दो, ठीक है. तो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन बचे थे. गई नीति आयोग क्या होता है? नीति आयोग क्या होता है, पहले इसका मुझे फुल फॉर्म बताना. नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया. नीति डन कभी 2015 पे आपने किया था. इसके पिलर्स हमने पढ़े थे. इसके पिलर्स क्या है? वट गोल्ड, ठीक है. बोलने में भी ऐसे ही बोलने का, ठीक है. वी से कि विजन डॉक्यूमेंट है, ए से अप्रेजल डॉक्यूमेंट है, टी से वो ट्रांसफॉर्म करता है इंडिया को बाय लेक्चर सीरीज, ठीक है. लेक्चर सीरीज कौन ऑर्गेनाइज करता है? ऑब्वियसली नीति आयोग ऑर्गेनाइज करेगा, और कौन करेगा. फिर गोल्ड से क्या हो जाएगा? एक है वो ग्लोबल एंटरप्रीनियरशिप समिट है, जहाँ पे सारे एक्सपर्ट्स वगैरह आते हैं. आउटकम बजट एंड आउटपुट आउटकम. उसके बाद में एल से लॉन्च कर रहे हैं हम लोग प्रोग्राम यहाँ पे आइडेंटिफाइड एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स के लिए एंड डबलिंग ऑफ फार्मर्स इनकम. ऑब्वियसली ये तो मेन पार्ट है यार, नीति आयोग का मेन पार्ट. ये हर एक चीज़ का मेन पार्ट है. प्लानिंग कमीशन बोल दो या हर एक पॉलिसीज़ का फार्मर्स की इनकम को बढ़ाना, ठीक है. चलो लेट्स मूव ऑन टू योर स्ट्रक्चर. तो अपना ये क्या था, पिलर्स क्या था? वट गोल्ड. उसमें आपने ये जो कंटेंट है ये नहीं लिखना है, बिकॉज ये कंटेंट आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है. वापस से बोल दूँ, सिर्फ और सिर्फ हेडिंग्स है, ये कंटेंट नहीं लिखना है एग्जाम में, ठीक है. सिर्फ और सिर्फ हेडिंग्स है तुम्हारे टेक्स्ट बुक में, एक बार चेक कर लेना. ये सिर्फ आपको समझाने के लिए. अगर ये मैंने नहीं दिया होता था ना तो तुम्हें समझ में ही नहीं आया होता था. ये वट गोल्ड भी याद नहीं होता था, ठीक है. मेमोरी टेक्निक के बाद में भी याद नहीं होता था. तो ये कंटेंट मैंने इसलिए दिया कि जस्ट एक बार रेफर कर लो साइड बाय साइड, ठीक है. चलो जी, तो लेट्स स्टार्ट विथ योर स्ट्रक्चर ऑफ नीति आयोग. गाइस, नीति आयोग में कौन लोग बैठे हैं, इसका मेन स्ट्रक्चर कैसा है? इसका मेन स्ट्रक्चर है कि सबसे पहले तो गवर्निंग काउंसिल है, जीसी है, फिर आरसी है, फिर स्पेशल इन्वाइटीज है. सबसे पहले कौन है? गवर्निंग काउंसिल, जो गवर्न करती है. कुछ गवर्नर्स लोग बैठे हैं, कुछ चीफ मिनिस्टर्स लोग बैठे हैं यहाँ पे. स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स, यूनियन टेरिटरीज के गवर्नर्स यहाँ पे बैठे हैं, ठीक है. मतलब यहाँ पे चीफ मिनिस्टर्स एंड गवर्नर्स है. कौन है यहाँ पे? चीफ मिनिस्टर्स एंड गवर्नर्स, दैट्स इट. रीजनल काउंसिल क्या होती है? इट इज फॉर्म्ड इन ऑर्डर टू एड्रेस द स्पेसिफिक इश्यूज एंड कंटिजेंसीज दैट इम्पैक्ट मोर देन वन स्टेट. गाइस, रीजनल काउंसिल पर्टिकुलर रीजन में, पर्टिकुलर स्टेट्स में कुछ भी प्रॉब्लम्स आ रही है, कुछ भी कंटिजेंसीज आ रही है. अब बात आती, कुछ भी स्पेसिफिक इश्यूज हो रहे हैं, ये पॉइंट समझ में आता है. स्पेसिफिक इश्यूज हो रहे हैं, मान लो कुछ दंगा फसाद हो गया, या फिर पर्टिकुलर कोई रीजन में कोई दिक्कत आ गई, कुछ इश्यूज आ गए, ये एक पार्ट समझा. अब बात आती है कंटिजेंसीज क्या होती है मैडम. डियर, कंटिजेंसीज मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है. फ्लड आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है. डन, आर यू गेटिंग मी? बारिश हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है. अरे आप अकाउंट्स में आप पढ़ते होंगे कंटिजेंट एसेट्स, अकाउंट में पढ़ा है कंटिजेंट एसेट्स. हाँ, उसका मतलब क्या होता है? ये ऐसा असेट है जो पैसा, जिससे पैसा आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, ठीक है. तो कंटिजेंसीज, स्पेसिफिक इश्यूज एंड कंटिजेंसीज दैट इम्पैक्ट मोर देन वन स्टेट. जो एक स्टेट है, एक स्टेट से ज़्यादा रीजन को इम्पैक्ट करता है, इसके लिए कौन सी काउंसिल बैठी है? रीजनल काउंसिल बैठी है, ओके. फिर स्पेशल इन्वाइटीज, हमने स्पेशल लोगों को इन्वाइट किया है. कौन कौन है? एक्सपर्ट्स, ऑब्वियसली स्पेशलिस्ट है, प्रैक्टिशनर्स है विथ रेलिवेंट नॉलेज, ठीक है. और इनको कौन नॉमिनेट कौन करता है? एक बात बता दो आपको शॉर्टकट. नीति आयोग में हर, मतलब इसका जो स्ट्रक्चर है ना, इसमें हर एक इंसान को प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट करता है. प्राइम मिनिस्टर जी बोलेंगे कि भाई हाँ आप आइए, तो आप स्पेशल इन्वाइटीज रहोगे, ठीक है. अगर उन्होंने आपको बुलाया देन यू विल बी स्पेशल इन्वाइटीज, अदरवाइज यू विल बी नॉट. डन, इज दिस स्टेप क्लियर? मतलब ये एक्सपर्ट, स्पेशलिस्ट, प्रैक्टिशनर्स, जिनके पास में प्रैक्टिशनर्स में ये सीए भी आ सकते हैं, CS, CFA, ठीक है, जिनको फॉरेन का नॉलेज है, ठीक है. डॉक्टर्स हो गए, इंजीनियर्स हो गए, ये सब आ सकते हैं जिनके पास में रेलिवेंट नॉलेज है. इनको नॉमिनेट कौन करता है गाइस? प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट करता है. इज दिस पार्ट क्लियर? पहला था जीसी, फिर क्या था? सबसे पहले क्या था? गवर्निंग काउंसिल, रीजनल काउंसिल, स्पेशल इन्वाइटीज. गवर्निंग काउंसिल, रीजनल काउंसिल, स्पेशल इन्वाइटीज, एंड फिर आप पढ़ोगे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की भाई इसका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है. क्या है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर? ध्यान से देखना. यहाँ पे जो चेयरपर्सन, ऐसे एक बॉक्स बना लो, चेयरपर्सन.
चेयरपर्सन कौन नॉमिनेट करेगा? प्राइम मिनिस्टर करेगा इंडिया का। एक चेयरपर्सन है, ठीक है, एक नहीं है, वाइस पर्सन है, वाइस चेयरपर्सन बोल दो। फुल टाइम उसमें से 5 है और पार्ट टाइम इसमें 2 मेंबर्स है, 5 फुल टाइम एंड 2 पार्ट टाइम मेंबर्स, फुल टाइम मेंबर, पार्ट टाइम मेंबर, ठीक है। उसके बाद में कौन है? एक्स ऑफिशियो, एक्स ऑफिशियो मेंबर्स, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया, जो कनेक्टेड है इस फील्ड से, ठीक है। लास्ट लेक्चर देखना, वहां पे अच्छे से बताया। अच्छा, नॉमिनेट कौन करेगा? तो ये लाइन तो फोकट की लाइन है, हर किसी को प्राइम मिनिस्टर जी ही नॉमिनेट करते हैं। नॉमिनेटेड एंड अपॉइंटेड बाय प्राइम मिनिस्टर, नॉमिनेटेड एंड अपॉइंटेड बाय प्राइम मिनिस्टर, तो वो एक चीज ध्यान रखना, ठीक है। एक्स ऑफिशियो कितने होने चाहिए? मैक्सिमम 4 हो गए। कितने होंगे? मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा 4। डन। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, इसको तो सीईओ लिख दो भी शॉर्ट में। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कितने होंगे? एक ही। टू बी अपॉइंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर फॉर अ फिक्स टेन्योर, सीईओ, इट इज इन द रैंक ऑफ सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये सेक्रेटरी होते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी होते हैं, ठीक है। और एक होंगे आपके सेक्रेटरिएट। अगर जरूरत पड़ी तो हम और सेक्रेटरीज को अपॉइंट करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो मेन कितना है? एक चेयरपर्सन होगा, प्राइम मिनिस्टर जी अपॉइंट करेंगे, सवाल ही नहीं उठता। वाइस चेयरपर्सन होंगे, 5 फुल टाइम होंगे, 2 पार्ट टाइम होंगे। ये रटने वाली बात है, मतलब ये जस्ट आपको एक बार ध्यान में रखना है कि 5 फुल टाइम मेंबर्स होंगे और 2 पार्ट टाइम मेंबर्स होंगे, ठीक है। अभी इसमें समझाने जैसा कुछ नहीं है, इट्स फिक्स्ड। डन एवरीबॉडी। एक्स ऑफिशियल मेंबर्स होंगे, ओके। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 4। कितने हो सकते हैं मैक्सिमम डियर? 4, ठीक है। उसके बाद में सीईओ इन द रैंक ऑफ सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिनका सेक्रेटरी का रैंक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, जिनका सेक्रेटरी का रैंक है वही यहाँ पे नॉमिनेटेड किए जाएंगे, अदरवाइज नहीं। एंड सेक्रेटरीट एज इट डीम नेसेसरी। डन, सिंपल है। कौन कौन है, क्या स्ट्रक्चर है बताना मुझे एक बार वापस से, मेरे साथ साथ याद करने की कोशिश करोगे तो याद हो जाएगा। गवर्निंग काउंसिल होगी, गवर्निंग काउंसिल में चीफ मिनिस्टर्स एंड गवर्नर्स होंगे। डन एवरीबॉडी। रीजनल काउंसिल में कुछ ऐसे स्पेसिफिक इश्यूज और कुछ ऐसी कंटिजेंसीज हम यहाँ पे देखेंगे जो मोर देन 1 स्टेट को अफेक्ट करती है। स्पेशल इनवाइटीज, एक्सपर्ट्स, उसके बाद में आप क्या बोलोगे? एक्सपर्ट्स हो गए, और कौन हो गए? स्पेशलिस्ट हो गए, स्पेशलाइज पर्सन हो गए, प्रैक्टिशनर्स हो गए, ठीक है। एज नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, जिनको नॉमिनेट किया है प्राइम मिनिस्टर जी ने। फिर आता है अपना वो बॉक्स, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का बॉक्स। एक चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन, 5 एंड 2, 5 फुल टाइम काम करेंगे, 2 पार्ट टाइम काम करेंगे, कम से कम 2 होना चाहिए। फिर उसके बाद में तुम्हारा क्या? एक्स ऑफिशियो, मैक्सिमम 4 होने चाहिए। फिर क्या है तुम्हारा? सीईओ, वो सेक्रेटरी रहेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, एंड सेक्रेटरीट एज इट डीम नेसेसरी। डन एवरीबॉडी। तो दीज वॉज योर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, या फिर आप इसको बोल दो स्ट्रक्चर ऑफ नीति आयोग, ठीक है। चलो बढ़ो आगे। नो, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ नीति आयोग? यार ये जो नीति आयोग है काम क्या करता है? क्या काम करता है? हमने ऑलरेडी ऊपर पढ़ा है, व्हाट अ गोल्ड, विजन डॉक्यूमेंट, अप्रेजल डॉक्यूमेंट, ये सारे काम करता है, ठीक है। बट वो पिलर्स थे, ये ध्यान रखना। फंक्शन पूछा तो यही पॉइंट लिखोगे, वहां पे व्हाट अ गोल्ड नहीं लिख के आओगे, ठीक है। नीति आयोग क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसने रिप्लेस कर दिया प्लानिंग कमीशन को 2015 से ही। प्रीमियर पॉलिसी ऑफ थिंक टैंक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जैसे भी शार्क टैंक चल रही है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की प्रीमियर पॉलिसी है। डन, दीज वर ये बेसिक जो आपने पहले से पढ़ लिया है। इसके अलावा भी आप बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे लिख सकते हो, मीनिंग लिख सकते हो, बारबरा वुटन की बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हो, ठीक है। अगर एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, मैम क्या क्या लिखना है? अगर मान लो एग्जाम में आता फंक्शंस ऑफ नीति आयोग, तो मीनिंग लिखोगे, डेफिनेशन, ठीक है। उसके बाद में कुछ स्ट्रक्चर बता दो कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसा रहता है। इसमें गवर्निंग काउंसिल रहती है, रीजनल काउंसिल रहती है, स्पेशल इनवाइटीज रहती हैं, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इनका ये रहता है। इस तरह से बता दो और फिर आंसर लिखना शुरू कर दो बिंदास, ठीक है। चलो जी, shall I move ahead to the function of नीति आयोग? The function of नीति आयोग are as follows. कौन कौन से फंक्शन होते हैं नीति आयोग के? गाइस आपको पता है?
अगर आपने एसपी सब्जेक्ट पढ़ा है तो किसी भी मीटिंग के लिए एजेंडा, हम लोग एजेंडा देते हैं। पहले मीटिंग कंडक्ट करना होता है ना, तो हम एजेंडा देते हैं कि भाई हम ये काम करने वाले हैं, ये हमारे टारगेट्स हैं, ये हमारे अचीवमेंट्स हैं, ठीक है, ये हमारा पर्पस है मीटिंग बुलाने का। तो नीति आयोग ने तो नेशनल एजेंडा दिया है। नीति आयोग ने नेशनल एजेंडा, पूरे नेशन का ही एजेंडा शेयर कर दिया है। किसके साथ में? प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर के साथ में। फॉर व्हाट पर्पस? ताकि नेशनल डेवलपमेंट प्रायोरिटीज एंड स्ट्रैटेजीज प्रॉपरली स्ट्रैटेजीज डेवलप कर पाए। ठीक है, किसके साथ में शेयर किया इन्होंने ये नेशनल डेवलपमेंट एजेंडा? ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, ताकि वो इम्प्लीमेंट करे, इफेक्टिव इम्प्लीमेंट करे। पहले ऊपर से पढ़ेंगे फिर डिटेल में जाएंगे। ठीक है एवरीबॉडी, पहले ऊपर से पढ़ेंगे फिर डिटेल में जाएंगे। तो नीति आयोग ने तो नेशनल एजेंडा शेयर कर दिया यारो, पीएम और सीएम के साथ में। और तो और आपको पता है कि वो स्टेट के बेस्ट फ्रेंड्स है। सेंट्रल लेवल जो स्टेट होता है ना, वो सेंट्रल लेवल का बेस्ट फ्रेंड बन गया। क्या बात है, मतलब दोनों मिलजुल के काम कर रहे हैं। हाँ जी, ठीक है। और आपको पता है जो सेंटर है ना, कई बार उनको कोऑर्डिनेट करता है, मदद करता है, एडवोकेट करता है, ऐसे काम करो, ऐसे करो, कंसल्टेंसी सपोर्ट देता है, बिल्डिंग कैपेसिटी बिल्ड करता है उसकी। ओके ग्रेट। डिसेंट्रलाइज प्लानिंग, डियर, गांव से लेके तो नेशनल लेवल तक, विलेज से लेके नेशनल लेवल, लोकल गवर्नमेंट से लेके तो सेंट्रल गवर्नमेंट तक, सब में यहाँ पे एकता आ गई है, सब में रीस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस आ गया। वन ऑफ द फंक्शंस ऑफ नीति आयोग इन्वॉल्व्स रीस्ट्रक्चरिंग द प्लानिंग प्रोसेस इनटू द बॉटम अप लेवल। मतलब नीचे से ऊपर तक के सारे लेवल को इन्होंने स्ट्रीमलाइन किया है। ऑल आर इन्वॉल्व इन योर एक्टिव पार्टिसिपेशन। डन एवरीबॉडी? ठीक है, पहला क्या था? नेशनल एजेंडा शेयर कर दिया बॉस उन्होंने। तो स्टेट जो है बेस्ट फ्रेंड्स है सेंटर का एट द सेंट्रल लेवल। क्या बात है। डिसेंट्रलाइज प्लानिंग कर दी उन्होंने। नॉलेज एंड इनोवेशन हब, ठीक है, ये एक ऐसा हब है जहाँ पे इनोवेटिव आइडियाज़, जहाँ पे नॉलेज वगैरह शेयर किया जाता है। ऑब्वियसली मॉनिटरिंग भी किया जाएगा, इवैल्यूएट भी किया जाएगा कि जो स्टेट है या जो सेंटर है उन्होंने बराबर अपने अपने रीजन का काम किया है या नहीं किया है। ठीक है, कुछ वीकनेस है तो क्या वीकनेस है, क्या कैसा परफॉर्मेंस रहा है, उन सब चीज़ों को ट्रैकिंग भी करी जाएगी। रिगरस ट्रैकिंग मतलब बेहतरीन तरह से डिटेल्ड में ट्रैकिंग करी जाएगी कि तुम्हारा परफॉर्मेंस कैसा है। कुछ वीकनेस है तो वो फाइंड आउट किया जाएगा, कुछ बॉटलनेक्स है, बॉटलनेक्स भी बताती हूँ मैं आपको, वो फाइंड आउट किया जाएगा। ठीक है, ओके। अच्छा, ये सब क्यों? ताकि पॉलिसी, इफेक्टिव पॉलिसी बन पाए, ग्रेटर एफिशिएंसी हो पाए, ग्रेटर इफेक्टिवनेस हो पाए। जो भी पॉलिसी बना रहे हैं, अरे गई, जब तक कमियां ही नहीं पता चलेगी तब तक इफेक्टिव पॉलिसी बनाए कैसे हम? एम आई क्लियर एवरीबॉडी? समझ में आ रहा है यहाँ तक? यहाँ तक सब मेरे साथ में? फिर कोऑपरेटिव एंड कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। अभी फेडरलिज्म में मैंने हमेशा बताया, फेडरलिज्म बोला तो सेंट्रल प्लस स्टेट दोनों साथ में मिलकर काम करते हैं। ये पीएम सीएम सब साथ में मिलकर काम करता है टूवर्ड्स व्हाट? फॉर्मुलेशन ऑफ नेशनल पॉलिसी, ताकि इंडिया की नेशनल पॉलिसी बन पाए। एंड अदर फंक्शंस भी करती है, जैसे कि इंटर कंसल्टेंसी, आपस में कंसल्टेंसी करना, कुछ लड़ाई झगड़े हो गए तो उसको रिजॉल्व करना, टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना, इस तरह के हम लोग अदर फंक्शंस भी देते हैं। तो नीति आयोग का मेन काम क्या है? मेन, नीचे से ऊपर चलो, अदर फंक्शंस। स्टार्टिंग में आपने क्या क्या पढ़ा? एजेंडा, एजेंडा स्टेट जो है बेस्ट फ्रेंड है उसका, सेंटर का। फिर डिसेंट्रलाइजेशन, उसके बाद में कोऑपरेटिव एंड कॉपरेशन एंड फेडरलिज्म। ठीक है, यही था ना, कॉपरेशन एंड कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, वही एक ही बात है। ठीक है, उसके बाद में आप क्या बोलोगे? इनोवेटिव एंड नॉलेज एंड इनोवेशन हब, मॉनिटर करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे, एंड लास्टली अदर फंक्शंस। डन। तो सिर्फ 7 पॉइंट्स है। अब बात आती है कि मैडम इसको याद कैसे किया जाए। देखो यार, याद करने के लिए ना, वी डोंट हैव एनी मेमोरी टेक्निक इन दिस कंटेंट, बट अपन बना सकते हैं। ए से एजेंडा, बी से बेस्ट फ्रेंड है वो सेंटर का, सी से, ये अभी भी जैसे आपको पढ़ाते पढ़ाते एकदम ध्यान में आए कि यार ये ए बी सी लाइन से आ रहे हैं। ठीक है, सी से कोऑपरेटिव एंड कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, कोऑपरेटिव एंड कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, कॉपरेशन होगा। सी, ये तो एफ हो जाएगा यारो, लेकिन
CF हो जाएगा, चल ठीक है। डी है, हाँ डी भी है, डिसेंट्रलाइजेशन डी भी है, यस नो, डी भी तो था ना, ऐसा नहीं है डी नहीं है। ABCD हो गया। ई नॉलेज हब एंड इनोवेशन हब, ये तो आई बोलोगे या के बोलोगे आप, चलो ठीक है। अदरवाइज मैंने ऐसे सोचा था ई से नॉलेज हब, नॉलेज ई एंड इनोवेशन हब, या एच बोल दो जैसा आपको लगाना है। तो इसके एज की मेमोरी टेक्निक नहीं बनेगी, बट ABCD से ऐसे बन रहा है, कुछ तो बन रहा है, ठीक है। फिर आप लास्ट में ये बोल सकते हो कि वो ये है, कौन सा एक पॉइंट था आपका, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन, हाँ ये बोल सकते हो आप, मॉनिटर कर रहे हो, इवैल्यूएट कर रहे हो, दो पॉइंट्स है ना, तो इसका मेमोरी टेक्निक कैसे बनेगा। डन, बट थोड़ा बहुत भी एटलीस्ट लॉजिक लेके याद होता है। ए से क्या है, पूरे नेशनल का, पूरे नेशन का अपन ने शेयर, कोई मेमोरी टेक्निक ऐसे नहीं दी मैंने आपको, बट ABCD के दौरान कुछ अगर आपको कुछ अपनी बनानी तो आप बिंदास बना सकते हो, ठीक है। नेशनल एजेंडा शेयर कर रहे हो आप पूरे इंडिया लेवल पे, कि मिनिस्टर्स को, ये जो चीफ मिनिस्टर्स है, ये जो प्राइम मिनिस्टर्स है, इनको करना क्या है। ओके, फर्स्ट पॉइंट डन एवरीबॉडी। उसके बाद में बी से, वो बेस्ट फ्रेंड है सेंटर का, ठीक है, एट द सेंट्रल लेवल। स्टेट जो है वो बेस्ट है एट सेंटर लेवल, ठीक है। सी से क्या था, सी से क्या है, कॉम्पिटिटिव एंड, बोलो फेडरलिज्म, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म वाला पार्ट था। डी डिसेंट्रलाइजेशन, ई से नॉलेज हब बोल दो, नॉलेज एंड इनोवेशन हब बोल दो। फिर ई से इवैल्यूएशन एंड मॉनिटरिंग बोल दो, ठीक है। ई से अगर करना है तो आप वैसे कर सकते हो डियर, कोई दिक्कत नहीं है। ई से ही नॉलेज, इसमें ई बहुत आता है ना, नॉलेज बोलोगे तो आएगा नॉलेज एंड इनोवेशन हब। फिर ई से ही है इवैल्यूएशन एंड मॉनिटरिंग, वहां पे मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन अपन ने उल्टा कर दिया, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। ये 2 पॉइंट्स हो गए। और क्या है, ये सी का याद रखना, सी के साथ एफ है, फेडरलिज्म वाला पॉइंट है, ठीक है। ABCDE हो गया। अब एफ क्या है, एफ से कुछ बनता है क्या, ये हो गया, ये हो गया, ए हो गया, बी हो गया, डी हो गया, ये 2 पॉइंट्स ले लिए। एफ से फंक्शंस हो गया, बेस्ट है डियर, चलो ABCDEF डन एवरीबॉडी। एफ से अदर फंक्शंस, ठीक है। आप चाहो तो ये कर सकते हो, अदरवाइज कुछ और बनाना है तो बिंदास बना सकते हो। बट हाँ, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो सी वाला है ये कॉम्पिटिटिव एंड कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, ये एक ध्यान रख लेना, ठीक है। चलो अब आ जाएंगे लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड पे आ जाए, चलो जी। अब एकदम लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड, पूरे पॉइंट्स तो लर्न हो जाएंगे अब कोई दिक्कत नहीं है। ए से एजेंडा बोलोगे, बी से बेस्ट फ्रेंड बोलोगे, स्टेट बेस्ट फ्रेंड है। सी से कॉम्पिटिटिव एंड नॉलेज हब बोलोगे, कॉम्पिटिटिव एंड इन क्या था, फेडरलिज्म वाला। डी से डिसेंट्रलाइज बोलोगे, ई से नॉलेज एंड इनोवेशन हब बोलोगे, फिर ई से आप इवैल्यूएशन एंड मॉनिटरिंग बोलोगे, फिर ई हो गया। एफ से अदर फंक्शन, दैट्स इट यार, इतने से तो पॉइंट्स है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये लो, अगर मार्किंग करनी है तो ये कर लो, नॉलेज ई से इवैल्यूएशन, ई के 2 पॉइंट्स हैं। सी और एफ हमेशा ध्यान में रखना, इसलिए दोनों मार्क कर रही हूँ। एंड एफ से अदर फंक्शन, डन। चलो गई, आ जाओ नाउ लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड, फटाफट से देखते हैं क्या बोल रहा है ये। नीति आयोग डेवलप अ शेयर्ड विजन ऑफ नेशनल डेवलपमेंट प्रायोरिटीज एंड स्ट्रैटेजीज, पूरे देश के लिए क्या डेवलपमेंट की प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, विद द एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टेट। अकेले सेंटर नहीं कर सकता, वापस से बताया था, स्टेट का इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है, अकेले सेंटर नहीं कर सकता, स्टेट का इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है। तो गाइस दिस इज द बेस्ट लाइन, ठीक है, जो आप हर एक आंसर में ऑलमोस्ट डाल सकते हो। दिस प्रोवाइड द फ्रेमवर्क ऑफ नेशनल एजेंडा फॉर द प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर टू इम्प्लीमेंट इफेक्टिवली। फर्स्ट पॉइंट डन। कुछ भी ऐसा जो नहीं समझा,
आंसर लिखने में बहुत दिक्कत आएगी ना, ये चैप्टर के आंसर लिखने में बहुत दिक्कत आएगी, इसलिए ध्यान से सुन लेना, ठीक है? क्लियर? ओके जी। वो स्टेट जो है वो बेस्ट फ्रेंड है एट सेंटर्स, यहाँ पे क्या बोलोगे? नीति आयोग सपोर्ट करता है स्टेट्स को इन एड्रेसिंग मतलब इन हेल्पिंग देयर ओन चैलेंजेस, उनके खुद के कुछ चैलेंज होते हैं। बिल्डिंग ऑन स्ट्रेंथ्स, उनको खुद को अपने आप को और पावरफुल करना होता है। कंपैरेटिव एडवांटेज, उनको खुद को अपने आप को ना एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइक मुंबई, ठीक है, या महाराष्ट्र स्टेट बोलो, सवाल ही नहीं उठता यार, ठीक है, महाराष्ट्र स्टेट बोलो, तो महाराष्ट्र की बात बोला तो यार अलग होता है ना, मतलब ऐसा लगता है कि नहीं यार मुंबई पुणे मतलब एवरीवन वो यहीं पे खींचा आता है। ये सर नो जॉब चाहिए कुछ भी चाहिए तो महाराष्ट्र में आते हैं, यूपी वाले भी महाराष्ट्र में आते हैं, एमपी वाले भी महाराष्ट्र में आता है। बहुत कोई रेयर होता है जो पास में इधर उनके आसपास में रायपुर वगैरह में जाता है। ये सर नो, तो ये क्या हो रहा है, कम्पिटिटिव एडवांटेज क्रिएट करने का, ताकि वो खुद के चैलेंजेस स्ट्रेंथ एंड एडवांटेजेस अच्छी तरह से बना पाए। नाउ द सपोर्ट इज प्रोवाइडेड थ्रू वेरियस वेज, और ये जो सपोर्ट है ना हम बहुत सारे तरीकों से सपोर्ट देते हैं, जैसे कोऑर्डिनेट करना विथ मिनिस्ट्रीज, स्टेट वाले मिनिस्ट्रीज से कोऑर्डिनेट करते हैं, हेल्प करते हैं हम लोग स्टेट को स्टेट आइडियाज एट द सेंटर, मतलब एडवोकेट किया जाता है स्टेट आइडियाज, जो स्टेट्स के जो आइडियाज है उसको सेंटर तक, ठीक है। प्रोवाइडिंग कंसल्टेंसी सपोर्ट, कंसल्टेंसी भी देते हैं हम साथ। एडवोकेट मतलब करना क्या होता है पता है क्या? एंड लास्टली योर बिल्डिंग कैपेसिटी। देखो सबसे पहले तो कोऑर्डिनेशन करते हैं एक दूसरे से, मिनिस्ट्रीज के साथ, वेरियस मिनिस्ट्रीज के साथ हम उनका कोऑर्डिनेशन करवा के देते हैं, फर्स्ट पॉइंट। एडवोकेट करते हैं, मतलब एडवोकेट करना मतलब क्या होता है पता है कि डायरेक्ट करना, इंस्ट्रक्शन देना स्टेट के आइडियाज एट द सेंटर, मतलब स्टेट के कुछ आइडिया थे वो हम सेंटर तक पहुंचाते हैं, और सेंटर के जो भी पॉलिसी प्लान है वो हम स्टेट तक बताते हैं। डन। एवरीबॉडी, स्टेट के आइडियाज़ को सेंटर तक पहुंचाना, एडवोकेट करना। प्रोवाइडिंग कंसल्टेंसी सपोर्ट, कभी उनको ज़रूरत पड़ती है ना कि अब क्या करें, ये मुसीबत आ गई अब क्या करें, तो हम उन्हें कंसल्टेंसी भी देते हैं और साथ ही साथ उनकी कैपेसिटी को भी बिल्ड करते हैं। इसलिए बोला है कि नीति आयोग एक्ट्स एज द स्टेट बेस्ट फ्रेंड एट द सेंट्रल लेवल। मार्क कर लेना, जस्टिफिकेशन में अच्छा खासा क्वेश्चन आने का फुल ऑन चांसेस रहता है। जस्टिफिकेशन, ठीक है। चलो, डिसेंट्रलाइज प्लानिंग में क्या बोलोगे? वन ऑफ द मेन फंक्शन, फोकट की लाइनें यार, ये वन ऑफ द मेन फंक्शन है ऑफ नीति आयोग। ये कहीं पे भी आप डाल सकते हो अगर आपको लगता है आंसर्स का कंटेंट कम है, बिंदास, ठीक है। चलो, वन ऑफ द मेन फंक्शन ऑफ द नीति आयोग इन्वॉल्व्स रीस्ट्रक्चरिंग द प्लानिंग प्रोसेस इनटू बॉटम अप मॉडल। कौन सा मॉडल? बॉटम अप मॉडल, मतलब नीचे से ऊपर जाएंगे हम लोग, विलेज, गांव से लोकल गवर्नमेंट से लेके नेशनल लेवल, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट तक जाएंगे। डन। इज दिस पॉइंट क्लियर? लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड क्लियर है? चलो, नॉलेज एंड इनोवेशन हब में क्या बोलोगे? अगेन इट इज वन ऑफ द मेन फंक्शन ऑफ नीति आयोग। बोला ना मैंने आपको, फोकट की लाइन है, कहीं पे भी घुसाओ, ठीक है। नाउ मेन फंक्शन क्या है? टू बी एन अक्यूमुलेटर। देखो, नॉलेज एंड इनोवेशन हब में तुम हर एक रीजन की नॉलेज ले रहे हो, अक्यूमुलेट कर रहे हो। अक्यूमुलेटर मतलब कलेक्ट करना, एज वेल एज बूस्टर मतलब प्रमोट करना। लिखा है मैंने, मीनिंग लिख के दिया, चिंता मत करो। ऑफ रिसर्च एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑन गुड गवर्नेंस। हम यहाँ पे नॉलेज कलेक्ट कर रहे हैं ताकि बेस्ट प्रैक्टिसेस कैसे की जाए, किस तरह से बेहतरीन पॉलिसीज बनाए जाए अच्छा गवर्नेंस करने के लिए। डन। इज दिस पॉइंट क्लियर? क्लियर है सभी को? इट परफॉर्म दिस फंक्शन थ्रू अ स्टेट ऑफ आर्ट, मतलब मॉडर्न एंड वेल फुल्ली इक्विप्ड रिसोर्स सेंटर विच आइडेंटिफाइज, एनालाइजेस, शेयर्स एंड फैसिलिटेट्स रेप्लिकेशन ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस। अभी देखो, टेक्निकल लाइन्स तो बहुत है बॉस, बहुत टेक्निकल लाइन्स है, और वापस से बता दूँ, यही टेक्निकल लाइन्स लेके वो आपको बोलेंगे जस्टिफाई। जैसे वो आपको बोलेगा वन ऑफ द मेन फंक्शन ऑफ नीति आयोग टू बी एन अक्यूमुलेटर एंड बूस्टर ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑन गुड गवर्नेंस। कुछ नहीं है, ये सिर्फ नॉलेज एंड इनोवेशन हब का पूरा आंसर आपने लिखना है। नेक्स्ट एक पॉइंट वो आपसे पूछ सकता है कि जस्टिफिकेशन में नीति आयोग
परफॉर्म्स नॉलेज एंड इनोवेशन हब, परफॉर्म नॉलेज एंड, या फिर ऐसा पूछ सकता है कि नीति आयोग परफॉर्म्स नॉलेज हब या हब थ्रू अ स्टेट ऑफ आर्ट रिसोर्स सेंटर। अब ये ऐसी लाइन डाल दी ना कि इन बच्चा वैसे ही कंफ्यूज कि यार ये आया कहाँ से, कुछ नहीं, आंसर्स पढ़ के जा रहे हो, ये एग्जैक्टली आपने लिखना है। डन एवरीबॉडी, समझ में आया जस्टिफिकेशन में क्या क्या पूछ सकते हैं वो लोग आपको, ठीक है। अभी ये मतलब इसके मतलब एक बार समझ लो, नॉलेज एंड इनोवेशन हब नीति आयोग क्या करता है, वो परफॉर्म करता है ये फंक्शन कैसे, मॉडर्न एंड फुल्ली इक्विप्ड रिसोर्स वो यूज करता है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज करता है गाइस, मॉडर्न इक्विपमेंट्स का यूज करता है, जिससे के कारण क्या होता है हम लोग बेस्ट प्रैक्टिसेस को रेप्लिकेट कर पाते हैं। रेप्लिकेट मतलब, रेप्लिकेशन मतलब यस, रेप्लिकेट मतलब होता है एग्जैक्ट कॉपी, एग्जैक्ट कॉपी बना रहे अपन। डन एवरीबॉडी, मतलब एकदम एग्जैक्ट, जैसे कि जैसा हमने सोचा था मॉडर्न एंड वेल इक्विप्ड रिसोर्सेज को यूज करके एकदम एग्जैक्ट कॉपी बना रहे हैं। डन, ठीक है। अच्छा, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन पे क्या बोलोगे आप, यहाँ पे क्या बोलोगे कि नीति आयोग मेंटेन करता है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स एंड इवैल्यूएट देयर इम्पैक्ट। मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन, क्या मॉनिटर करोगे, क्या इवैल्यूएट करने वाले हो तुम यहाँ पे, ऑब्वियसली जो पॉलिसीज और प्रोग्राम जो आप तुमने इम्प्लीमेंट की है वो सही तरह से की है या नहीं की है, उसकी रिगरस ट्रैकिंग करेंगे, मतलब जोरदार जबरदस्त ट्रैकिंग करेंगे कि तुमने कैसा परफॉर्मेंस किया है। कम्प्रिहेंसिव जो भी प्रोग्राम थी, कम्प्रिहेंसिव मतलब ऑल टुगेदर जो प्रोग्राम था उसका इवैल्यूएशंस करेंगे। मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन एक्टिविटीज हेल्प टू आइडेंटिफाई द वीकनेस, इससे होगा क्या, अगर तुम्हारे अंदर कमियां हैं तो हमें वो पता चल जाएगी, बॉटलनेक्स पता चल जाएंगे, इसका मतलब भी वीकनेस ही होता है, ठीक है, बॉटलनेक्स मतलब भी वीकनेस ही होता है, इसे समझो आप। फॉर टेकिंग नेसेसरी करेक्टिव स्टेप्स, ताकि गवर्नमेंट नीति आयोग वापस इस पे करेक्टिव स्टेप्स ले सके। इज दैट पॉइंट क्लियर? तो इट एनेबल द डाटा ड्राइवन पॉलिसी मेकिंग एंड एनकरेजिंग ग्रेटर एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। इज दिस पॉइंट क्लियर डियर? पक्का एवरीवन? चलो, कोऑपरेटिव एंड कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म में क्या बोलोगे आप, यहाँ पे इस पॉइंट में क्या बोलोगे? फेडरलिज्म, फेडरलिज्म मतलब सेंटर और स्टेट साथ में काम करता है, ओके। लेकिन उसके आगे क्या लिखेंगे? तो नीति आयोग सर्व्स एज द प्राइमरी प्लेटफॉर्म, ये एक ऐसा प्राइमरी प्लेटफॉर्म है जिसने ऑपरेशनलाइज किया है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, मतलब सेंट्रल और स्टेट शांतिपूर्वक मिलजुल के साथ में काम करेंगे। कोऑपरेटिव वापस से देखना, जिसने ऑपरेशनलाइज किया है, ठीक है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। इज दिस पॉइंट क्लियर? वर्ड्स थोड़े भारी भारी है क्योंकि वो इंडिया लेवल की बातें कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स लेवल की बातें कर रहे हैं, बट मतलब तो वही है, समझ में आया आपको? ओके। इट अनेबल द स्टेट, वो स्टेट को हेल्प करते हैं टू हैव एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द फॉर्मुलेशन ऑफ नेशनल पॉलिसी, की स्टेट भी एक्टिव फॉर्मुलेशन करे, स्टेट भी एक्टिव इन्वॉल्वमेंट रखे पूरी इंडिया लेवल की पॉलिसी बनाने के लिए। मुझे बताओ, कोऑपरेटिव एंड कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म में तुम ये नहीं बोलोगे कि स्टेट का भी एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए, ये नहीं बोलोगे आप कि स्टेट भी टाइम बाउंड इम्प्लीमेंट करेगा पॉलिसीज़ को, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव टारगेट्स को जो भी उनको दिए गए। ये सुनो, यहाँ पे आपका मेन पर्पस क्या है, मैंने वापस से बताया था, सेंट्रल एंड स्टेट। तो यहाँ पे आपका मेन पर्पस है कि स्टेट को भी बार बार लेकर आ रहे हो। पहला पॉइंट में क्या बोला, सेंट्रल और स्टेट साथ में मिलकर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। दूसरे में क्या बोल रहे हो कि स्टेट का भी एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए नेशनल पॉलिसी में। तीसरे में बोलो कि स्टेट ने भी जो टाइम बाउंड इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए पॉलिसीज का, टाइम बाउंड, वो पॉलिसी जितने साल में कंप्लीट होनी चाहिए उतने साल में स्टेट ने भी एक्टिव इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए, वो टारगेट्स अचीव करनी चाहिए थ्रू द कंबाइंड अथॉरिटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट। स्टेट के जो पीएम सीएम है सबको मिला के वो जो अचीवमेंट है उन्होंने, उनके जो टारगेट्स है, जो पॉलिसीज है उनको उन्होंने टाइम बाउंड टारगेट्स है उनको अचीव करना चाहिए। डन डियर? समझ में आ रहा है? फेडरलिज्म पॉइंट आया है इसलिए स्टेट बार बार आ रहा है। दिस पॉइंट क्लियर?
ठीक है। एंड अदर फंक्शन में ऑब्वियसली हम लोग आपको कंसल्टेंसी देंगे, हम लड़ाई झगड़े बंद करेंगे एंड टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करेंगे। डन एवरीबॉडी। तो डियर हियर वी हैड फिनिश योर एंटायर चैप्टर नंबर 10 ऑल्सो। डन ओके गाइस, तो विश यू ऑल द बेस्ट। अच्छी तरह से पढ़ो एग्जाम्स में। चैप्टर जैसे ही पढ़ा है ना, उसी के साथ साथ ही एक बार ये क्वेश्चंस रिवाइज कर लो। जैसे साइली की मदर वो बुक्स ऑफ अकाउंट लिखती है अपने घर के लिए और प्लान करती है एक्सपेंडिचर, इकोनॉमिक प्लानिंग करते हुए हाउस होल्ड। जिस दिन, वापस से बोल रही हूँ, जिस दिन चैप्टर पढ़ा, ये क्वेश्चन आंसर तब काम आएंगे जिस दिन चैप्टर पढ़ा है, उसी दिन ये क्वेश्चन आंसर में टाइम इन्वेस्ट कर दो। आपका काम सिर्फ इतना है कि कंसेप्ट सही आने चाहिए। ये कंटेंट आपको यहाँ से लिखना ही नहीं है, सीधा अपने नोट से उठाने हैं। ये कंटेंट यहाँ से नहीं लिखना है, नोट से उठाने हैं। डन एवरीबॉडी, ठीक है? यस ओके गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में। तब तक के लिए अलविदा। ये बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, खुदा हाफिज, बाय बाय। पूरा इकोनॉमिक्स आज की डेट पे कंप्लीट हुआ अपना, ठीक है? यस बाय एवरीवन एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। मिलते हैं 12th स्टैंडर्ड में डायरेक्टली। यस बाय बाय।